आपके आधार पे सक्सेस का अगर आप फॉर्मूला बताना चाहें। रेलवे की तैयारी की, उसकी पोस्ट में आप पदस्थ भी हुए, उसके बाद जब आप आगे मंडी बोर्ड की भी तैयारी किए, तो क्या आप उस पद में रहते हुए तैयारी किए कि उसको छोड़कर आपने तैयारी की? इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? जब इंटरव्यू का पहले आपके पास आया, कितना दिन का गैप था आपके पास? कैसा आपका पहला रिएक्शन कैसा? सैलरी क्या बात है, तो सैलरी ही बता दो ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो उसको देख के। छुट्टी की कोई समस्या होती है आपको या आसानी से मिल जाता है? अगर एक्स्ट्रा नहीं, गवर्नमेंट छुट्टी तो मिलेगी, इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए या कभी कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो किस तरीके से एप्लीकेशन देना पड़ता है? क्या होता है कि कई बच्चे तैयारी में जब आते हैं तो उनको कोई समय सीमा तय नहीं, तो कब तक तैयारी करेंगे, और उनके पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं होता, तो क्यों लगातार 10 साल अपनी एज इसी में लगा देते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है, एक साधारण स्टूडेंट है, उसको कब तक या कितने साल तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ। किताबों की लड़ाई ज़्यादा बड़ी है या जिंदगी की लड़ाई? हाँ, वो प्रमोशन का क्या लेवल होते हैं और कैसे कैसे पद होते हैं, और प्रमोट होकर आप कहाँ तक जा सकते हो, एक बार आपके घर के माहौल का आपकी तैयारी में क्या इम्पैक्ट रहा? कैसे आपको उनसे मोटिवेशन मिला? उन्होंने क्या हेल्प की आपकी? किस तरीके से उनका योगदान रहा आपके जीवन में? सफलता मेहनत और संघर्षों से प्राप्त की जा सकती है, जिसके सबसे बड़े प्रमाण हमारी संस्था के रविकांत हैं, जिन्होंने सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी का पेपर क्लियर किया। उसके बाद इन्होंने अभी जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर भी इन्होंने क्लियर किया, और वर्तमान में जो है मंडी बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद में पदस्थ है। सबसे पहले हम इनको बधाई देते हैं हमारी संस्था की तरफ से कि अभी असिस्टेंट डायरेक्टर मंडी बोर्ड जगदलपुर में ये पदस्थ है। तो सबसे पहले रविकांत जी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए ताकि बच्चे हमारे जान सके आपको। जी सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रविकांत जयसिंधु है। मैं वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर जगदलपुर में हूँ। मेरी स्कूलिंग भिलाई में हुई है और मेरे पिताजी फ्लाई स्टील प्लांट में ही काम करते हैं, और माताजी हाउसवाइफ हैं। भैया भी सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुए हैं, और मैं सबसे पहले ग्रुप डी के पद पर ज्वाइन हुआ था। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हालांकि उसको ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हूँ। रवि जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के मन में अधिकतर ये भ्रम की स्थिति रहती है, वो पता नहीं लगा पाते कि उनको एग्ज़ाम की तैयारी कब चालू करनी है, उनका गोल क्या है। तो कभी कभी वो लेट हो जाते हैं और उनका गोल क्लियर नहीं होता, तो वो क्या करना है उनको पता नहीं चल पाता। तो आपको जब ये कब क्लियर हुआ कि आपको यही चीज़ की तैयारी करनी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, और आप कब चालू किए इसको? सर, जैसा कि शुरुआत में आप बोले कि एक अंदर से महसूस होता है कि हाँ, मैं इस तरह का चीज़ों को कर सकता हूँ। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर बात करें तो उसके सिलेबस को पहले देखना चाहिए। अगर CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस देखें। अगर उस तरह के विषय आपके इंटरेस्ट के साथ मिलते जुलते हैं तो करना चाहिए। और जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय से ही मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था इस चीज़ों में। पहले मैं थोड़ा भटका हूं तैयारी को लेकर के, ये गलती हुआ मेरे से। पहले मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा था, फिर थोड़ा पता चला कि बैंकिंग का जो उसमें वर्क लोड जो है थोड़ा अलग तरह का है, जो मेरे व्यक्तित्व के साथ जमेगा नहीं। उसके बाद फिर तब मैं CGPSC की तैयारी की लाइन में आया, और फिर उसका सिलेबस मुझे ठीक लगा कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। मैं शुरू से ही सभी विषयों में औसत रहा हूँ, किसी में बहुत अच्छा अपने आप को नहीं कर पाया। तो औसत CGPSC यही मांगता है कि सभी विषयों में औसत रहें। व्यापम हो गया है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी विषयों में बराबर नंबर लाएंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, ऐसा है। देखिए, रवि जो बता रहे हैं रवि जी कि एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि एक्सीलेंस 10th 12th में अगर परसेंटेज कम आ गया या थोड़े से औसत दर्जे के उनकी स्थिति है तो वो इन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके सामने जो बैठे हुए हैं, हमारे सामने, जो औसत होते हुए भी पढ़ाई में उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, तो बहुत कुछ सीखने का है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है रवि जी कि ये बताइए कि आपने बताया हमको कि 2019 में आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। तो उस एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई किया तो उसके बाद आपके पास ये क्या मोटिवेशन था कि अगला एग्ज़ाम भी मुझे देना है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है? आपने कैसे डिसाइड किया कि अगला एग्ज़ाम कौन सा देना है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या आपके दिमाग में चल रहा था उस समय? सर, वो 2019 में वैकेंसी आया था तो उसको भरा था। हालांकि उसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ, तो तब मैं उसको क्वालिफाई किया था। तब मेरा टारगेट था नहीं कि रेलवे को, मतलब मेरा उसमें गोल है वो, मैं बस
CGPSC व्यापम का तैयारी कर रहा था और ऐसे ही दिला दिया था। तो एप्टी रीजनिंग अच्छा होने की वजह से वो क्वालिफाई हो गया था। और सर सवाल क्या था कि आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा देना है, ऐसा हाँ। कैसे डिसाइड किया? हाँ, तो जब मैं उस जॉब में था तो वहाँ का पहली बात तो सर वो एक मैं शुरू से ये मानता था कि मैं कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता, मुझे सीधे अधिकारी के पद पर ही जाना है ना। ऐसा नहीं कि कर्मचारी बहुत लो लेवल का काम है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। बात यह है कि जब मैं सुविधा पा रहा हूँ, मेरे माता पिता सक्षम हैं मुझे पढ़ाने यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो मैं क्यों ना अधिकारी के लिए ही तैयारी करूँ। ठीक है, कर्मचारी वो पहला नौकरी था इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। और वहाँ रहने के शुरुआत से ही मैं सोच चुका था कि यहाँ नहीं रुक सकता। और उसके अलावा रेलवे थोड़ा फील्ड का वर्क था मेरा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था चीज़ों को समझना। तो उसके साथ मैं कोशिश भी किया सर कि साथ में पढ़ सकूं, लेकिन वो नहीं बन पाता। आप अगर 8 घंटे ड्यूटी है, जो कि कभी कभी 10 घंटे भी हो जाते थे, तो उसके बाद उस थकान के बावजूद घर में आकर के पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं समझ गया कि नहीं हो सकता, उसमें रह के और बेहतर की तलाश में। और बेहतर की तलाश में हुआ। तो जब आप रेलवे की तैयारी की, उसकी पोस्ट में आप पदस्थ भी हुए, उसके बाद जब आप आगे मंडी बोर्ड की भी तैयारी किए या अपने व्यापम के कोई एग्ज़ाम की भी तैयारी की होगी, तो क्या आप उस पद में रहते हुए तैयारी किए कि उसको छोड़कर आपने तैयारी की है? सर मेरा एक्चुअल में तैयारी पहले से था। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो असल में अभी काम नहीं आता। वो अगर साल भर पढ़े हैं ना, तो क्या सोचते हैं स्टूडेंट कि अभी जो पढ़ रहा हूँ मैं तुरंत काम आ जाएगा। वो मेरा पहले का पढ़ा हुआ जो काम है, जैसे मैं रेलवे में था तब मैं सब इंस्पेक्टर का मेंस दिलाया, तब मैं बिल्कुल भी मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, फिर भी मेरा मेंस में अच्छे नंबर आ गए। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर का वैकेंसी जब आया मंडी बोर्ड का, तब मैं सोचा कि इसके लिए स्पेशल तैयारी लगेगा, जिसके लिए मुझे रेलवे का जॉब छोड़ना पड़ जाएगा, है ना। प्रयास किया, लेकिन वो मेरे मतलब रेलवे के जो मेरे जो सीनियर लोग थे वो सपोर्ट नहीं किए इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी संस्था चाहेगा कि अपने कर्मचारी को अपने पास ही रखें, नहीं चाहेंगे कि रिज़ाइन करें। वो लोग का भी स्थापना व्यय बढ़ता है, तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि यहीं रहे। अच्छा। तो फिर मैं छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा, मैंने सीधा रिज़ाइन किया और फिर मंडी बोर्ड की तैयारी में लग गया था सर। ठीक, तो रवि ये बताइए कि जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन जो गवर्नमेंट जॉब की, उसमें एक कोचिंग संस्था का क्या रोल रहता है और आपके लाइफ में उसका क्या रोल रहा? आपको क्या बेटर लगता है? स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या उनको किसी जुड़ना चाहिए? अगर जुड़ते हैं तो उनको क्या बेनिफिट उससे मिलता है? किस तरीके से उनकी तैयारी में ग्रोथ होता है? आपको क्या लगता है उसमें? तो सर सबसे पहले तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मैं लगभग 4 साल से तैयारी कर रहा था। तो शुरुआत में मेरा डायरेक्शन बिल्कुल नहीं था पढ़ाई को लेकर के कि हाँ ये चीज़ें पढ़ना है। मैं सिलेबस को समझ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जा रहा था। तो कोचिंग जो है एक आपको घोड़े को जो ध्यान ना भटके के उसके लगाते हैं ना, उस तरह का चीज़ दिखाता है कि आपको डायरेक्शन देता है कोचिंग। तो इसलिए मैं सर आपका ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन किया और उसमें जो अब मंडी अधिनियम जो आप पढ़ाए थे और सर आप जैसे इकोनॉमिक्स जो पढ़ाए थे और जो भी विषय हैं, तो वो सब चीज़ों को मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ पाया। ज्वाइन करने से पहले मैं खुद से कोशिश किया, अधिनियम का जो मार्केट में बुक मिलता है वो सबसे पढ़ के, लेकिन वो उस गहराई में नहीं था जैसा कि सर पढ़ाए और आप पढ़ाएं। तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसे मैं एग्ज़ाम दिलाने के बाद मैं सर को बहुत मनी मन बहुत धन्यवाद दिया कि सर लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सर के पढ़ाए हुए उसमें से ही आए थे। तो वो चीज़ काम आता है। मेरे ख्याल से कोचिंग जाना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो या फिर सेल्फ स्टडी करके आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो मैं तो कहूँगा कि ज़रूर आपको कोचिंग संस्था ज्वाइन करना चाहिए। डायरेक्शन मिलता है, टीचर्स जो है वो अनुभवी होते हैं उस फील्ड में, वो उस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देख चुके होते हैं। हम अभी तैयारी में आए हैं तो हम मान के चलिए 1000 क्वेश्चन उस तरह के देखें कि हाँ सर लोग 10,000 क्वेश्चन देख चुके होते हैं, तो उनका अनुभव हमको लेना चाहिए। एक ये है कि मैं कहीं पढ़ा था ये कि
खुद के अनुभव से सीखने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो यही है। हाँ, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीख के आप सफलता पा जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया कहा रविकांत जी ने। देखिए मेरे को अभी भी याद है रविकांत जी का जब सिलेक्शन हुआ था तो इन्होंने मेरे को कॉल भी किया था बताने के लिए कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। रवि जी आप एक चीज़ ये बताइए कि जो स्टूडेंट लाइफ से आप भी गुजरे, अभी तो आप पदस्थ हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? मेरा भी और सबका मैं स्ट्रगल जो मेरे दोस्त हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि एक स्ट्रगल ये होता है बढ़ती उम्र के साथ, जैसे घर वालों के दबाव आता है कि हाँ तुम इतने साल से तैयारी कर रहे हो, क्यों नहीं लग रहा है, तो ये रहता है कि प्रेशर के साथ साथ पढ़ाई करना होता है। मेरी एक कज़न है जो घर से बहुत दबाव आता है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, तो ये है, तो इस चीज़ों को मैनेज करना होता है। स्ट्रगल तो यही है कि फैमिली को भी मैनेज करना है, घर का, मेरा परिस्थिति तो भगवान की कृपा से अच्छा ही रहा, लेकिन कुछ लोगों के घर का परिस्थिति अच्छा नहीं होता, तो वो लोग के लिए वही स्ट्रगल बड़ा होता है कि घर वालों से दबाव आता है कि जल्दी लगाओ नौकरी, उससे अच्छा घर आ जाओ, यहाँ खेती किसानी करो या जो भी कर रहे हैं, दुकान में बैठे वहाँ। तो ये है सर। मतलब कुल मिलाकर ये बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें हो सकता है कि किसी को आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही हो सकता है किसी को सामाजिक रूप से दिक्कत आ रही हो, पारिवारिक दिक्कत भी होता है, दबाव भी होता है कि शादी करवा देते हैं या एज निकले जा रहा है, वही सब चीज़ जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में है वही रविकांत जी भी बता रहे हैं। सर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से तैयारी करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लड़के जो है वो 30-32 तक तैयारी के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन लड़कियों के लिए जैसे ही 25-26 तक पहुंचते हैं उनके लिए शादी का प्रेशर आता है। तो हालांकि हम लड़के लोग मजाक के तौर पे ये चीज़ कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो लड़कियां तो शादी कर लेंगी, लेकिन वो लोग इतने साल पढ़े हैं, वो लोग चाहेंगे कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। इस चीज़ का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। घर वाले दबाव डालते हैं तो उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से पुरुषों को ये चीज़ ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहिए कि लड़कियों को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें, और वो लोग के लिए डेडलाइन बहुत कम रहता है कि इस समय तक करना ही है आपको, मतलब एक डेडलाइन तय कर दिया जाता है कि अगर आप इतने में निकला तो ठीक, नहीं तो आप तो शादी के लिए ज़्यादा प्रेशर रहता है। और एग्जाम के लिए परिपक्वता वो धीरे धीरे आता है सर, वो 21-22 की उम्र में नहीं आ पाता है। मैं खुद बहुत अब समझता हूँ कि बहुत ख़राब तरीके से तैयारी कर रहा था। जी जी, मेरा ये मानना है कि माहौल का बहुत इम्पैक्ट रहता है, आसपास के लोग जो हैं वो आपकी फैमिली है, आप जहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंस्टीट्यूट भी, जैसे रवि ने बताया कि जो है रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है डायरेक्शन का। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करने से जो चीज़ आप अपने से तैयारी करके साल भर में अचीव करेंगे, जितनी चीज़ों का समय थोड़ा सा बच जाता है, हम अपनी मेहनत लगाते हैं और आपको कंटेंट अवेलेबल करा देते हैं। अदम गुणवी साहब का शेर याद आ रहा है मुझे, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो जो मेन तैयारी है वो सिर्फ स्टूडेंट की होती है, ज़्यादातर तैयारी जैसे रवि ने जो मेहनत एक्चुअल में मेहनत है वो उनकी है, हम केवल एक डायरेक्शन दिखाने वाले, थोड़ा सा उनकी इसमें हेल्प करने वाले बस और कुछ नहीं है उसमें। मैं रवि से अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं वो भिलाई स्टील प्लांट में है और भाई जो हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, आपके घर के माहौल का आपकी तैयारी में क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे आपको उनसे मोटिवेशन मिला, उन्होंने क्या हेल्प की आपकी, किस तरीके से उनका योगदान रहा आपके जीवन में? मेरे माता पिता बड़े सपोर्टिव रहे हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना। मेरे पापा का ऐसा था कि किसी भी तरीके का नौकरी लग जाए, है ना। माँ बहुत एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, तो वो असल में वो खुद भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, तो उनका एक इच्छा था कि मेरे बच्चे जो है अधिकारी बने। तो असल मेरा क्या बोलते हैं सपोर्ट जो है माँ की तरफ से ही आया, जबकि रेलवे का जॉब छोड़ने के लिए भी उन्होंने ही कहा था। मेरे पिताजी चाहते थे कि रेलवे में ही रहे, जब मैं जॉब छोड़ा था तो बाद में जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया तब वो चीज़ बताया कि जब तुम रेलवे छोड़े थे तब बहुत बुरा लगा था, लेकिन एक बच्चा क्या चाहता है ये चीज़ मायने रखता है। जैसे मेरे पिता इस चीज़ को कभी जाहिर नहीं किए कि रेलवे मत छोड़। जब मैं अपने पिताजी से बोला कि किसी जगह जा रहे थे बाइक में बैठ करके, तो मैं बोला, मैं चला रहा था, बोला पिताजी मैं पिताजी ही बोलता हूँ अपने पापा को, तो पिताजी जब मैं रेलवे का जॉब नहीं करना चाहता, मैं छोड़ूंगा, तो बोले कि ठीक है छोड़ दो। तो आपको पता है ना कि सब इंस्पेक्टर का भी बहुत ज़्यादा अभी रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है, और असिस्टेंट डायरेक्टर में भी हो ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो।
तो ऐसा है, वो एक भरोसा दिखाए मेरे ऊपर कि तुम कर सकते हो। और मम्मी भी बहुत इस चीज़ के लिए सपोर्ट की कि बिल्कुल कर सकते हो। और मेरे भैया भी असल में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की लाइन में मेरे भैया ही मेरे को गाइड किए हैं शुरुआत से ही। हालांकि उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी, बड़े भाई होने के नाते उनके भी जॉब लगने में थोड़ा लेट हो गया, है ना। उस चीज़ का फ़ायदा मुझे मिला। उनके जो सेक्रीफाइस हैं, जो अपना 2-3 साल जो भी दिए हैं घर के संभालने के लिए, वो चीज़ का फ़ायदा मुझे मिला, इसलिए मेरा नौकरी पहले लगा है। ठीक है, देखिए रवि से जो सीखने के लिए मिल रहा है, कच्चे लोभ से बचना है जीवन में। अगर आप बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, आपके सपने ऊंचे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए तकलीफ भी बहुत झेलना पड़ेगा, लेकिन उस तकलीफ को आप झेलोगे, छोड़ने की ताकत रखोगे, तब बड़ी सफलता और बड़ी चीज़ आपको हासिल हो सकेगी। मेरे को रविकांत जी की स्टोरी जानकर मेरे को कहीं ना कहीं, अगर MS धोनी मैंने मूवी देखी थी, उसका सीन याद आ रहा है, जब वो टीटी के पद से वो मतलब छोड़ना चाह रहे थे ताकि वो पूरा टाइम क्रिकेट में दे सकें। तो वही मिलती जुलती स्टोरी वो भी लग रही है। वो भी एक चैंपियन बने, आप भी एक चैंपियन बने हैं। आप मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप रेलवे का पद छोड़ रहे हैं, तो कभी मन में ऐसा डर लगा कि मेरा मंडी बोर्ड में नहीं लगा, तब मैं क्या करूँगा, या कुछ उसके आगे सोचे कि अगर ये नहीं कर पाए तो आगे क्या कर सकता हूँ मैं? तो सर, जब मैं रेलवे में रिज़ाइन कर चुका था, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी के लिए शुरू हो गया था, है ना। तो जब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब एग्ज़ाम तो हो गया, और ऐसा सिचुएशन भी हुआ था कि उसी साल का मेरा प्री भी निकला हुआ था। तब मैं CGPSC प्री की तैयारी में मैं नहीं था, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ही बनना, ये मेरा टारगेट था, पूरे तरीके से फोकस्ड था। तो अब मेरा मेंस का तो तैयारी था नहीं, हालांकि दिलाया मैं मेंस, तो बहुत औसत से भी बहुत ख़राब नंबर आया। तैयारी नहीं था तो सामान्य सी बात है। तो अब वो मेंस हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम हो गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं इस बारे में सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मेरा एप्टी रीजनिंग डिसेंट लेवल का है, तो मेरे ख्याल से, और इंग्लिश भी ठीक ठाक ही है। तो उस हिसाब से मैं सोचा कि SSC का तैयारी करना चाहिए। चूँकि मैं 2022 में CGL का Tier 1 निकाल चुका था, तो लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उसके तैयारी में जुट गया था। लगभग 6-8 महीना मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था। तो वही है सर, यही कर रहा था। और अगर ये भी नहीं होता, SSC में भी नहीं होता, तो घर वालों का ये प्लान था कि कोई बिजनेस कर देंगे, है ना। तो 2 तरह के बिजनेस थे, एक पेट्रोल पंप के लिए और एक जिम के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बात करते रहते हैं, वो कहते हैं कि पढ़ने का अचानक मन नहीं करता है, कई बार मन नहीं करते रहते हैं। आपके पढ़ाई के दौरान भी आपको इस तरीके की समस्या से गुजरना होगा। कई बार ऐसा होता है 2-3 दिन डिमोटिवेशन फील होता है और पढ़ने का मन ही नहीं करता। आप उससे कैसे उभरे? आपने क्या ऐसा तरीका अपनाया कि उसको आप हैंडल कर पाए, और स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या तरीका अपनाना चाहिए उसके लिए? सर, 2-3 दिन क्या, हफ्ते भर पढ़ने का इच्छा नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैं रेलवे में नहीं था तब भी ऐसा होता था। तो इसके लिए करना ये चाहिए कि चलो 2-3 दिन नहीं, मतलब या हफ्ते भर, जैसे नहीं हो रहा है, ठीक है, मत करो, है ना। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर मत डालो, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा रिलैक्स, जैसे मूवी देखो, थोड़ा घूमो फिरो, घर चले गए, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमको वापस आना है। मेरे कई सारे मित्र हैं जो क्या बोलते हैं, कोचिंग हो गया, या जैसे कहीं मिले दोस्त हैं जो साथ में तैयारी कर रहे थे, है ना। वो लोग कई लोग घर चले गए और फिर आते ही नहीं है, या बहुत हो गया, तैयारी नहीं कर सकते, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके। तो मेरा ये है कि आपके मन में टारगेट होना चाहिए, आप यहाँ आए किस लिए हो, है ना। जैसे मैं रायपुर तैयारी करने के लिए आया था, घर में नहीं हो पा रहा था तैयारी, तो एक रहता है कि अपना लक्ष्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं आया क्यों हूँ, है ना। तो उस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो हफ्ते भर बाद या 2-3 दिन बाद, ठीक है, मैं अब फिर से शुरू कर सकता हूँ। छोटा स्टार्ट लो, जैसे अब बड़ा टारगेट ले रहे थे आज के दिन में, जैसे कि मैं मान के चलो ये हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर लूँ, है ना। तो इस तरह का, तो उतना बड़ा ना लो, एक छोटा हिस्सा ले लो, थोड़ा और छोटा, है ना। आधे घंटे पढ़ो, फिर उठ जाओ, आधे घंटे करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, ऐसे है। जी, रवि जी बता रहे हैं कि आपको जब पढ़ने का मन जब नहीं कर रहा है, तो आप एक गैप लो, एक शॉर्ट गैप लो। और वो गैप भी इसलिए होना चाहिए कि आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू कर सको, इसलिए नहीं कि आप पढ़ाई रोक देनी है। तो ये चीज़ें आप सीखिए और इसको ध्यान रखिए, नोट करके रखिए कि क्या बता रहे हैं। और रविकांत जी के बातों से ये भी समझ आ रहा है कि अगर आपको कोई टारगेट तय करना है कि पढ़ने का,
अगर आप बड़ा टारगेट तय करोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा दबाव भी आता है कि मेरे को इतना करना है, लेकिन नहीं कर पाते तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। तो अगर आप छोटा छोटा टारगेट भी बनाकर चलेंगे और उसको अचीव करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में आएंगे और अगले दिन आप पहले दिन से बेहतरी महसूस करेंगे। तो रवि जी, आपके अगर हम देखें कि आपकी जो एक साधारण स्टूडेंट आप लग रहे हैं कि जो आपका स्कूलिंग भी हुआ वो एक साधारण रहा है, आपका एवरेज स्टूडेंट रहे हो और आप इतने बड़े पद में आप बैठे हैं, तो आज आपके दोस्तों की नज़र में रविकांत कैसे इंसान है? दोस्तों की नज़र में सर बहुत सारा बदलाव आता है व्यवहार को लेकर के। स्कूल लाइफ में तो मैं एवरेज स्टूडेंट ही रहा, जैसे बहुत कभी भी टॉप नहीं किया। हालांकि प्राइमरी में तो सभी बहुत अच्छे नंबर ला लेते हैं। जब मैं सेकेंडरी मिडिल स्कूल सब में गया 11th 12th बहुत एवरेज नंबर आने लगे, 50-55 ऐसे % आता था। तो मेरे ख्याल से वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन मेरे दोस्तों में ऐसा था कि इसके अंदर कुछ अलग बात है, ऐसा है ना। तो वैसा हुआ। फिर जैसे आया, मैं रायपुर आया, यहाँ दोस्त बने लाइब्रेरी में। तो मेरा मैथ्स जो है ठीक ठाक था, तो उस वजह से मेरे दोस्तों में थोड़ा था कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है इस चीज़ को लेकर के। तो मेरा वैसा इमेज था कि पढ़ता है ठीक है और बहुत ज़्यादा ये कुछ एकदम ऐसा कुछ बन जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में ठीक ठाक है, डिसेंट है, ऐसा था। हमारे जैसे आपस में ही है एक जैसा, ऐसा सोचते थे। मतलब मैं यहाँ पर रविकांत जी से ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि अगर स्कूल में उनका नंबर ठीक नहीं आ रहा है तो ये सोचते हैं, या कई आसपास के पड़ोसी भी यही सोचते हैं कि बच्चा कुछ आगे नहीं करेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आपकी स्कूलिंग में प्रॉपर नंबर नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य में या फ्यूचर में जाकर कोई बड़े पद में नहीं जा सकते। तो स्कूलिंग के नंबर जरूरी है, वो आपका बेस बनना वहाँ से जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर टॉप कर रहे हैं तो यहाँ रैंक मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपका रैंक स्कूल में कम आ रहा है या नंबर कम आ रहा है तो आप बड़े पद में नहीं जा सकते, ये भी जरूरी नहीं है। तो उसके जीते जागते प्रमाण हमारे सामने रवि जी हैं। रवि जी, ये बताइए, आपका लंबा अनुभव रहा है तैयारी करने का, अलग अलग डिफरेंट फील्ड में आपने तैयारी की है, रेलवे की तैयारी, फिर आप एसएससी का भी प्लान किए, पीएससी की तैयारी की है, व्यापम की तैयारी की है, फाइनल आप व्यापम के पोस्ट पे जो है पदस्थ हैं। आपके आधार पे सक्सेस का अगर आप फॉर्मूला बताना चाहें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 2-3 चीज़ अगर बताना चाहें, कोई एक तो नहीं हो सकती, 2-3 चीज़ अगर आप बताना चाहें कि ये की पॉइंट्स हैं कि आप इससे सक्सेस बिल्कुल मिलेगा और आपको अपने जीवन में अप्लाई किया उसको। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कंसिस्टेंसी है ना। आप लगातार लगे रहें, आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। ये बहुत बड़ा सिलेबस, मतलब कि देखा जाए तो सिलेबस छोटा ही है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना और याद रखना है ना। उसके लिए आपको वो चीज़ बार बार रिवीजन होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, आप लगातार लगे रहेंगे तभी आप किसी पद को पा पाएंगे, यही है। और दूसरा है डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में तैयारी चाहिए, नहीं तो कंसिस्टेंसी कोई मतलब नहीं है। आप तैयारी कर ही रहे हैं। कई हैं, मतलब मैं उनका बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन लाइब्रेरी में कुछ लोग हैं तैयारी कर रहे हैं। जब मैं लाइब्रेरी में जब ज्वाइन किया, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में तैयारी किया हूँ मैं, जब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया तब भी वो लोग थे, और जब मैं रेलवे में ज्वाइन कर चुका था, चला गया 1 साल 6 महीना नौकरी करके, फिर जब आ गया असिस्टेंट बन गया, अभी भी मैं जब जाता हूँ अभी भी वो लोग दिखते हैं। तो मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं, गैप बहुत ज़्यादा ला दे रहे हैं और डायरेक्शन से भटक जाते हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि आप जब तैयारी करें तो कोई सब्जेक्ट को अभी के समय में पूरा विस्तार से चीज़ों को पढ़ना जरूरी है या ऊपर से भी पढ़ के निकाला जा सकता है? बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि इतना डीप में पढ़ने का क्या ज़रूरत है इस टाइप की। तो क्या लगता है आपको, हर चीज़ को मतलब विस्तार से पढ़ना चाहिए या ऊपर से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसको? मेरे ख्याल से विस्तार हमेशा काम आता है, क्योंकि विस्तार से जब आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ दिमाग में घुसती है कहानी के तौर पर। जैसे कोई, मेरा ये मानना है कि जो कोई स्टूडेंट तैयारी करने में जब शुरुआत करता है तो उसको मेन जो बुक है, जैसे कि एक हिस्ट्री के लिए ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना, तो उसको पूरा पढ़ो आप, या जो भी आपको जिस भी के साथ भी कंफर्टेबल हो आप उसको पूरा पढ़ो, है ना, एक कहानी के तौर पे। तो हाँ, इस तरह के घटनाक्रम हुए थे, है ना। आजकल डिजिटल दुनिया तो मोबाइल हो गया, तो मोबाइल में उस कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा तो उस टॉपिक में क्या हुआ तो किसी के माध्यम से आप सुन लीजिए, कोई कोचिंग वाला समझा रहा है, तो कहानी जो है वो ज़्यादा याद रहता है, ना कि शॉर्ट टर्म चीज़ें।
शॉर्ट टर्म चीज़ें करंट अफेयर में काम आती है कि हाँ अभी याद किए, मैं एग्जाम है 2 महीने बाद तो अभी याद कर लिए तो वो ठीक है। लेकिन करंट अफेयर भी कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा पढ़ना होता है, लेकिन रिसेंट वाले जो है उसके लिए आपको ट्रिक वगैरह हो गया या किसी तरीके से शॉर्ट तरीका अपनाना होता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि पूरा डीप में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। समराइज करूँ तो आपको एक बार विस्तार से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक बुक से, तभी आप उसके बाद भले आप ऊपर से चीज़ों को रिवाइज करके जा सकते हैं, लेकिन एक बार गहन अध्ययन विस्तार से तैयारी जरूरी है, ये कह रहे हैं। आजकल का जो पैटर्न भी चल रहा है पेपर का, वो उसी तरीके सारे के बिना विस्तार से पढ़े वो क्वेश्चन बन भी नहीं रहे। जैसे कि आप अभी असिस्टेंट डायरेक्टर के पद में हैं, तो अभी आपके पद में रहते हुए भी आपके ऊपर वर्कलोड कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा। आप जब स्टूडेंट लाइफ में भी थे तब भी वर्कलोड अपना आते ही पढ़ाई का ज़्यादा होता है। तो हमारी ऐसी क्या हॉबी है कि हम इस जो टेंशन आ रहा है या स्ट्रेस आ रहा है उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं? सर मैं तो मूवीज़ देखता हूँ, मूवीज़ ही पसंद करता हूँ। तो अलग अलग तरीके से मूवी मीनिंगफुल, जिसमें कुछ खास मैसेज देना चाह रहे हूँ, उस तरह की मूवीज़ देखता हूँ। स्पेशली साउथ की मूवीज़, एक्शन वाली नहीं, उसमें बहुत कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो उस तरह की मलयालम मूवीज़ बहुत सारी देखता हूँ। तो वो है मेरा स्ट्रेस बस्टर, उसी के थ्रू मैं, जैसे मैं लाइब्रेरी में जब तैयारी कर रहा था तो जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था तो 5-10 मिनट मैं बहुत ऐसे नहीं कि मूवी देखने बैठा तो 1 घंटा बैठ गया, मूड फ्रेश करने के लिए। मूड फ्रेश करने के लिए 5 से 10 मिनट। हालांकि ये बहुत अजीब सा लगता है कि मूवी जो है 1.5-2 घंटे का होता है, लेकिन अपने कंट्रोल भी है ना कि 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है, तो वो चीज़ है सर। बाकी मेरे को लगा था कि इनका आंसर डांस आएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं जान रहा हूँ इनको, मैंने देखा है कि इनको डांस पसंद है। और सर डांस क्या है ना, सब जगह नहीं कर सकते। उसके लिए खुद का रूम चाहिए और खुद, लेकिन मूवीज क्या है तुरंत मोबाइल में देखे, किसी को नहीं पता लाइब्रेरी में है तो बिल्कुल। हम लोगों ने जो देखा था एकेडमी में जब ट्रेनिंग के दौरान, मैंने इनका देखा है कि जब ये ट्रेनिंग में गए थे मंडी बोर्ड की, तो इनके द्वारा मतलब इंस्टाग्राम में डांस का वीडियो पोस्ट किया जाता था, तो मेरे को उस हिसाब से लगा। जी अगला सवाल ये है कि सक्सेस जो है वो सबको दिखती है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है जो स्टूडेंट करता है उसी को पता होता है। ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट से, जिस बात से, जिस वाक्य से उनको कोई मोटिवेशन मिले, कौन सा ऐसा बात है जो किसी को नहीं पता लेकिन आप शेयर करना चाहते हैं कि आपने वो सेक्रीफाइस किया और जिससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले? सेक्रीफाइस तो है सर, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो है वो, हालांकि बहुत लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती का सेक्रीफाइस करना हो जाता है और उस चीज़ से आप डिनाई कर ही नहीं सकते। खास तौर पे स्कूल और कॉलेज वाले दोस्तों को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। हालांकि अगर वो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइन में हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है ना तो आपको कहीं ना कहीं उनको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे दोस्त हैं जो स्कूल में साथ में पढ़े हैं और कॉलेज में भी साथ में पढ़े हैं, वो लोग अभी भी तैयारी के, वो लोग अब जा करके तैयारी में जुटे हैं। मैं तभी से ही तैयारी की लाइन में आ गया था, वो लोग तब इंजॉय करते थे, घूमते फिरते थे। उस चीज़ को मैं सेक्रीफाइस किया, अपने इंजॉयमेंट को। बहुत हद तक नहीं, मैं भी घुमा फिरा, बहुत जगह घूमता था, लेकिन एक आपके मन में रहना चाहिए कि यही लाइफ नहीं है ना। एक दोस्त है जो अभी 6 महीने पहले मिला मेरे से, बोलता है कि भाई मैं गलती कर दिया, तू जब तैयारी कर रहा था तब मेरे को भी उस लाइन में आना था। तब उस टाइम पे उसको लगा कि, मतलब वो बोल रहा था कि मुझे लगा कि यही मेरा बेस्ट टाइम है, यही मेरा बेस्ट लाइफ है। उस समय में वो घूमते थे, तब मैं उन लोग का इंस्टाग्राम में जैसे देखता था तो यार इन लोगों का क्या लाइफ है, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ को मैं सेक्रीफाइस किया कि ठीक है, मैं कुछ बड़ा सपना देखा हूँ, उसके लिए मुझे बड़े चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, है ना। जो इन्जॉयमेंट है उस तरह की चीज़ों को त्याग किया। जैसे एक मोबाइल का भी थोड़ा एडिक्शन हो गया था सर कोरोना काल में, तो आप जानते ही हैं सभी मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाने लगे थे, तो उसको भी मैं कम किया, तो फोकस्ड तैयारी के साथ में आगे बढ़ा। ये है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि बहुत से स्टूडेंट जब आते हैं, जो नए स्टूडेंट रहते हैं, बीच में किसी का बर्थडे आता है, घर में कोई शादी होती है, बेधड़क क्लास गैप करते हैं। कोई मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं होता, कुछ को होता है, सभी स्टूडेंट ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं कि 1 घंटे के बर्थडे में क्या हो जाएगा, अगर मैं बर्थडे में चले जाऊँगा, 1 दिन की शादी में क्या नुकसान हो जाएगा, 1 दिन का क्लास गैप करना। आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? इसे हम लोग तो देते ही रहते हैं कि ये एक दिन आपके लिए बहुत नुकसानदेह सिद्ध होगा, आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसे? ये तो बहुत बड़ा गलती है मेरे ख्याल से। एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे आप लोग भी क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, तो उस क्लास में सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते हैं, बीच बीच में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते हैं, ठीक है, या ये चीज़ आता है एग्जाम में उसको रिपीट करते हैं, या बातों बातों में कई चीज़ों को समझा देते हैं। वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए सुनना।
ये आप ऐसा नहीं हो कि भाई कल मेरे को नोट्स दे देना, मैं अब कॉपी कर लूँगा और मैं पढ़ लूँगा, कल क्या पूछने वाले हैं तो मैं आज पढ़ के मैं सुना दूँगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे ख्याल से हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है, और मैं इसी पे जोर देना चाहूँगा कि क्लास कभी भी मिस मत करो कि नोट्स से देख लिए, ऐसा नहीं चलता है। क्लास तो कंसिस्टेंसी उसमें देना ही पड़ेगा। ये है सर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है, जैसे अभी जो एज होती है, युवा जो एज होती है 21, 22, 23, 24, जो भी ये एज ग्रुप वाले होते हैं, वो उस समय इंजॉयमेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो इनकी बात से समझ आ रहा है। और ये बिल्कुल ज़रूरी भी है ये बात समझना आपको, आप इंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आप वहां पर अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करके इंजॉय कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है, क्योंकि वो इंजॉयमेंट आप केवल 3 साल 4 साल कर सकते, फिर आपको जिंदगी भर आपके पास बेरोजगार रहेंगे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो 3-4 साल अपने जीवन में सेक्रीफाइस कर लिया तो आपको पूरी जिंदगी भर आप इंजॉयमेंट के लिए आपके पास समय रहेगा। तो ये बात इनकी बातों से हमको समझ आ रहा है। जैसे कि आप अपनी बातों में बताया कि कई आपने लाइब्रेरी में स्टूडेंट को देखा, जब आप पहली बार पदस्थ हुए या पहली बार तैयारी करने हैं तब भी वो अभी थे वहां पर, और वर्तमान में भी वो वहीं पर पढ़ रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं बार बार असफल भी हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट बार बार असफल हो रहे हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो कैसे सफलता पा सकते हैं जैसे आपने पाई? बार बार असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका डायरेक्शन जो है वो भटक रहा है, मतलब डायरेक्शन से बाहर जा रहे हैं वो लोग। तो सबसे पहला तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं उस चीज़ों को देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे मैं अपने सफलता का बताऊँ तो मैं एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व करता था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई सीमा नहीं है इसका। अलग अलग कोचिंग संस्था का कोई पर्टिकुलर ऐसा है नहीं, सभी तो एमसीक्यू डालते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालते हैं, कोई खुद से बनाया है। अगर किसी कोचिंग का खरीद रहे हैं तो वो 80% तो प्रीवियस ईयर ही डालेंगे, कुछ यूनिक बना करके डालते हैं, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी कोचिंग संस्था का लो आप, तो वो चीज़ है। और जहाँ से आप एमसीक्यू, जैसे एक विकास परक आता है, उसमें हर महीने जो एमसीक्यू आता है वो मैं लगाता था बार बार। जहाँ गलती हुआ, एक मैं ये बोलना चाहूँगा, एमसीक्यू लगाने का तरीका मैं एक बताना चाहूँगा, ठीक है? तो मेरा जो पर्सनल तरीका है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी ये कॉपी करें। तो मैं पहला बार में जब पढ़ा, ठीक है, पहली बार पलटता गया एमसीक्यू, और पहली बार में देखते ही जिसका मैं आंसर दे रहा हूँ, अच्छा, उसको मैं दोबारा पढ़ूंगा ही नहीं, उसको काट दिया, उसको दोबारा देखना ही नहीं। एक बार में जब जवाब दे रहे हैं तो उसको क्यों पढ़ना, एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको लगा लिए, ठीक है। और पूरा पहला राउंड हो गया, पूरा पुस्तक खत्म कर लिए, अगला राउंड, ठीक है। उसके बाद पहली बार में टिक नहीं लगाना है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। दूसरी बार गए तो अब इस बार जो है आप माँ की जो तैयारी कर रहे हैं उससे आपका नॉलेज बढ़ा हुआ है, तो आप फिर दूसरे राउंड में फिर थोड़ा हल्का टिक लगाते गए। जो एकदम ही नहीं बन पा रहा है, जिसका आइडिया ही नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन जो दिए होता है उसको हाईलाइट कर लिए, तब सेकंड राउंड में आप टिक लगाते गए ऐसे। फिर उसको जब हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद फिर पढ़े, फिर क्या गलती हो रहा है, फिर उसको टिक लगाए, ऐसे करके पढ़ना है। तो रिवीजन, एमसीक्यू में भी रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो क्वेश्चन बन जाता है उसको बार बार वही क्वेश्चन को दोबारा लगाते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जरूरी है जो बन रहा हो तो आपसे पेपर में भी बनेगा, लेकिन जो नहीं बन रहा है उसको आप कैसे पेपर में सही कर पाओ वो सीखना यहाँ पर बेहद जरूरी है। रवि से हम एक और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस बात को सीख सकते हैं। रवि जो है इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इंटरव्यू से रिलेटेड क्या था उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आप ये बताइए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? जब इंटरव्यू का पहले आपके पास आया, क्या आपको पता चला कि आपको इंटरव्यू देना है, कितना दिन का गैप था आपके पास, कैसा आपका पहला रिएक्शन कैसा था उससे रिलेटेड? सर सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू के लिए आया था, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आने वाला है, तो उसके लिए मैं 2-3 कोचिंग संस्था में मॉक इंटरव्यू दिलाया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नॉलेज का परिचय तो आप दे चुके हैं, है ना, एग्ज़ाम दिलाए हैं, आप बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, टॉप जितने भी 20 गुना या 5 गुना जितने भी लोग को लेना चाहते हैं वो लोग 5 गुना जैसे हैं, तो टॉप 5 गुना है, तो ज्ञान तो है। अब आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज़ मायने रखता है। तो मॉक टेस्ट वगैरह दिला करके मैं सोचा कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ज़रूरी नहीं है। शायद CGPSC की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन व्यापम के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
आप नॉर्मली अपने घर में किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं या आप खुद लिख करके हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग ऐसा सोच के रखते हैं कि बहुत गहराई में अरे ये पूछ देंगे वो पूछ देंगे, तो वैसा कुछ नहीं होता है। हमको सामान्य ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग सामान्य ही बातचीत करते हैं। मेरा यही अनुभव रहा है। मैं सोचा था पुलिस विभाग से बहुत सारा चीज़ पूछेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का बताता हूँ सर। उसमें बड़ा हुआ था ये कि जब मैं अपने इंटरव्यू का जब आया था लिस्ट की इतने लोगों का इंटरव्यू होना है, उसमें नाम किसी का नहीं था, सिर्फ रोल नंबर था। और मैं अपने जो PDF से गलत रोल नंबर जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर रहा था। तो मैं लगभग रात के 1-2 बजे का बात है ना, मैं कहीं ना कहीं एक उसमें उदास था कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मैं ठीक ठाक तो एग्ज़ाम दिलाया हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ मैं पा सकता हूँ, तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो हताश था थोड़ा। अब आएगा ऐसा चल रहा था। तो रात के 1 बजे मैं वेबसाइट चेक किया तो आ चुका था। अब नींद कहीं ना कहीं हावी हो चुका था, तो मैं कॉपी पेस्ट किया 2-3 बार और मैं नहीं हुआ ऐसे करके थोड़ा बहुत डिप्रेस हो गया था थोड़ा। तो ठीक है सो जाता हूँ, सुबह देखा जाएगा। सुबह उठ करके फिर मैं घर में बताया कि माँ मेरा हुआ नहीं, भैया को बताया कि हुआ नहीं। हालांकि वो लोग पूरे कॉन्फिडेंट थे 100% कि तेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसे बताया। अच्छा नहीं हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, SSC का तैयारी तो कर ही रहा है, इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी तो अच्छा चल ही रहा है। ठीक है, तो लगभग 10-15 दिन बाद घर में 3 लिफाफा आया तो मंडी बोर्ड का। तो अब देखा ये क्या, मैं तब अपने ऊपर में रूम में जा करके तैयारी कर रहा था। तब मैं रायपुर छोड़ करके आ चुका था, तो तैयारी कर रहा था। तो कॉल करके बुलाते हैं नीचे आ करके, तो मैं क्या हुआ, तो आ 2 मिनट। तो गया नीचे, तो बोलते हैं ये क्या है, ठीक से देखता क्यों नहीं है। मैं देखा, शौक, अरे बाप रे। तो फिर खुशी में सबको गले लगाया, सब बढ़िया। फिर 3 लिफाफा, हो सकता है कि 3 बार डॉक्यूमेंट देना होता है। तब मैं थोड़ा इस बारे में थोड़ा अच्छे से देखा। तब ऐसा था प्रेफरेंस डालना था, सचिव कनिष्ठ, सचिव वरिष्ठ और सहायक संचालक, तीनों पोस्ट के लिए मेरे पास इंटरव्यू का था। तब मैं जा करके बहुत अच्छे से खोजा उस PDF को और वहाँ से फिर कॉपी पेस्ट मारा। हाँ, मेरा रैंक उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए 6 नंबर पे था, मतलब इंटरव्यू के लिस्ट में, और 3 बार नाम आया था। तब फिर चलो ठीक है। तब मेरे पास लगभग 15 दिन का ही टाइम था इंटरव्यू का तैयारी करने के लिए। तब मैं उसके लिए कहीं नहीं गया। मैं समझ गया कि बहुत ज़्यादा तैयारी करने का जरूरत नहीं है। अपने जैसे कि मंडी बोर्ड का था, तो उस विभाग से संबंधित आप क्या क्या जानते हैं, मुख्य कीवर्ड्स हो गए, कृषि से क्या समझते हैं, मंडी से क्या समझते हैं, विपणन से क्या समझते हैं, इस तरह की चीज़ें। आप खेती किसानी का क्या जानते हैं, धान कब बोया जाता है ना, तो कीटनाशक हो गया, मतलब सामान्य सी बातचीत है ना। तो जमीन से थोड़ा जुड़ा है कि नहीं इन सब चीज़ों को, तो वैसा था। बहुत ज़्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहना। अगर मैं समराइज़ करूँ इनकी बातों को, तो ये कह रहे हैं कि नॉलेज तो आपके पास पहले से होता है, जो किताबी ज्ञान है वो, क्योंकि आप एक रिटन एग्ज़ाम दे के आए हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो कॉन्फिडेंस का रहता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वो नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगा जब आप इंटरव्यू देते रहेंगे पैनल में, तो और आपको सफलता उसकी ज़रूर मिलेगी। मतलब इंटरव्यू एक आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है कुल मिलाकर। बाकी क्योंकि इनका एग्जाम मंडी बोर्ड का व्यापम ने लिया था, तो व्यापम में इंटरव्यू का क्राइटेरिया अलग है और PSC के एग्जाम होते हैं उसके लिए इंटरव्यू का क्राइटेरिया अलग है। और अभी कुछ बदलाव भी हो रहे हैं इंटरव्यू में। आपको इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आया जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और वहाँ पे हड़बड़ाए हो, वैसा कुछ? एक बहुत ही सिली सा क्वेश्चन था सर। आप जिस एग्ज़ाम का निकाल करके आए हैं, जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं, उसका पूरा नाम बताइए, ऐसा बोले। अब मैं पहली बार में बोला छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, लेकिन बोलते साथ ही मैं सोचा कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। फिर सर सॉरी सर 1 मिनट, मैं सोचा। फिर उसके बाद फिर मैं एक के बाद एक गलत बताने लगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन ब्रैकेट में है मंडी बोर्ड। तो मेरे ध्यान में था कि मंडी बोर्ड का एग्जाम है तो फिर मंडी तो होगा ही, लेकिन किस जगह पर है वो चीज़। अब वो हालांकि मैं पढ़ा बहुत बार हूँ और ऐसे सामान्य आप पूछेंगे तो मैं तुरंत बता दूँ, लेकिन उस समय जब बैठे हैं 6 लोग सामने में, तब थोड़ा हड़बड़ाहट होता है। तो वो लोग बोले पहले से ही बताए थे, हाँ सॉरी सर मैं थोड़ा नहीं बता पाया था, ये था। और बाकी कई ट्रिकी क्वेश्चन पूछे। एक सर तो ऐसा हुआ था कि मोबाइल निकाले, गूगल में कुछ देखे और इसका मतलब बताइए। तो मैं सीधे बोल दिया सर सॉरी सर मैं इसके बारे में नहीं जानता।
तो अगर आप नहीं जानते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं, वो कोई बुरा मानने वाला चीज़ नहीं है। मतलब सर लोग ऐसे अरे ये तो इतना भी नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जानता तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन तो पूछते हैं वो फंसाने के लिए, लेकिन आप सामान्य रहो, हकलाना नहीं है, धीमे आवाज़ में नहीं बोलना है। अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो एकदम सॉरी सर नहीं जानता, ऐसे हल्के आवाज़ में नहीं, सॉरी सर मैं इसका जवाब नहीं जानता, ऐसा सामान्य तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो लास्ट जब मेरा इंटरव्यू आ रहा था तो आखिरी मतलब 5-10 मिनट का लगभग इंटरव्यू चला होगा, तो आखिरी में बोले कि थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं बोला सर गला सूख रहा है, प्यास लग रहा है ऐसे करके। तो बोले ठीक है पानी पी लो, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आप सामान्य रहेंगे, है ना, वो आप कितना सामान्य उस चीज़ों को देखते हैं, हड़बड़ा रहा है कि नहीं, प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अधिकारी बनाना है तो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, इस चीज़ों को भी चेक करते हैं। ये बताइए गांव का और शहर का कितना रोल रहता है तैयारी के दौरान? क्या गांव से बैठे जो स्टूडेंट हमको देख रहे हैं और गांव से आज के समय में तैयारी की जा सकती है, या शहर आना जरूरी है आना जरूरी? तो कितना रोल रहता है गांव का और शहर का? क्या क्या अंतर आता है? पर्सनैलिटी में अंतर आता है, नॉलेज में अंतर आता है, क्या अंतर आता है इसमें? गांव में रह करके भी तैयारी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल मोबाइल में सारे कोर्स अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोकस्ड हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जैसा कि पहले बोल चुका हूं कि अगर आप आ सकते हैं, संसाधन हैं, तो बिल्कुल आप आइए, शहर में रहिए। हालांकि शहर के भटकाव में मत आइए, क्योंकि आमतौर पे अगर मैं कहूँ कि 100 में से लगभग 60% जो गाँव से शहर आते हैं, मैं सॉरी फिर से अपमान नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन जो 60% लोग हैं वो कहीं ना कहीं चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। फिर वो अपने पहनावे में आ जाते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनना है, किस तरह में जाना है, क्या खाना है, अच्छी जगह में जाना है, KFC डोमिनोज, इस तरह के भटकाव में नहीं आना है ना। फोकस्ड आप वहाँ से आए किस लिए हैं, है ना। आपको घर जाकर के जवाब भी देना है कि क्या किया उस इतने साल, है ना। आपको घर वालों को प्राउड फील कराना है। तो शहर वालों को ये प्रिविलेज होता है कि पहले से ही ये माहौल होता है। हालांकि मैं भिलाई में रहा, हालांकि वहाँ भी तैयारी कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से आपका जो घर है उसको तो छोड़ना ही है। एक घर छोड़ने से ये होता है कि घर का जो मोह होता है ना वो जाता है। अब बार बार और घर भी नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो पास में है वो बार बार घर चले गए, वो दूर रहो, घर का मोह त्यागो, है ना, और तो उससे आपका समय बचेगा और तब आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मतलब किसी भी चीज को करने के लिए त्याग जरूरी है, चाहे वो त्याग छोटा हो या बड़ा हो। जी रवि जी, ये बताइए कि अभी आपकी सरकारी नौकरी लग गई है और आप बहुत बड़े पद में पदस्थ हैं, तो सरकारी नौकरी लगने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सपना देखते हैं कि हम उस पद में जाएंगे, आप उस पद में पहुंच चुके हैं, तो उस पद में आने के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं? तो सर सम्मान सबसे बड़ा चीज़ है। सम्मान अलग तरीके का मिलता है। जो दोस्त पहले सामान्य तरीके से बात करते थे वो अब थोड़ा अरे भाई अब तो बड़ा एक रेस्पेक्ट होता है, वो अच्छा लगता है। जब जाओ ना तो वो एक सम्मान देते हैं। हालांकि दोस्त यार जैसे थोड़ा बहुत बात होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक ये भी है कि थोड़ा सा हिचकिचाते हैं वो लोग कुछ बात करने में। इवन पार्टी मांगने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं सर वो है ना, कि अरे भाई अब कैसे बोले ऐसे करके, इतना बड़ा अधिकारी हो गया। रेलवे में जब था तब ठीक है, पार्टी कब देगा ऐसे ऐसे था। तब पोस्टिंग मेरा उड़ीसा में था, तब आता था तो थोड़ा बिजी जैसे पार्टी और दोस्त लोग से मिल लिया सबसे, है ना, ऐसा था। तो एक ये चीज़ है, थोड़ा सम्मान मिलता है घर परिवार से सबसे बड़ा। अब जब जाता हूँ तो अब तो कमाऊ बेटा हो गया, अब अधिकारी हो गया है। फिर अपने विभाग के बारे में पूछते हैं कि कैसा है काम, गाड़ी मिला है कि नहीं, है ना, क्वार्टर मिला है कि नहीं, है ना, किस तरह का पावर है, कितने लोग तेरे अंडर काम करते हैं, ऑफिस कैसा है, ऐसा बहुत सारे सवाल है। तो एक प्राउड फील होता है। सबसे बड़ा चीज़ तो है ये कि सैलरी मिलता है। सैलरी क्या बात के, तो सैलरी बता दो ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो उसको देख के। सैलरी का मैं ये बताऊंगा कि क्लास 2 अधिकारी का तो आप सैलरी यूट्यूब में देखते ही होंगे। मैं बता रहा हूँ सर, मैं भी जब तैयारी के लाइन में घुसा था यूट्यूब में, है ना, डिप्टी कलेक्टर का सैलरी कितना होता है, और तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो ये सर्च नहीं किया है। तो मैं वो करता था, तो बिल्कुल वैसा मिलता है। 90,000 ग्रॉस मिलता है, काट पीट के आपको 80,000 मिलेगा। अगर आप रूरल एरिया में है तो आपका बहुत सारा खर्चा बच जाता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है।
अर्बन एरिया में थोड़ा महंगा होता है, तो लेकिन देखा जाए तो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। सैलरी तो रेलवे का भी बहुत अच्छा है ना। हालांकि 30,000 मिल रहा था, लेकिन कोई भी नौकरी सरकारी है तो फिर सरकारी है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ठीक। एक चीज इसमें मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये भी स्टूडेंट के मतलब आप भी जब जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या कोई पेपर की तैयारी करते हैं तो मन में रहता है कि एक सरकारी व्यक्ति जो रहता है, अधिकारी रहता है, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और आपको क्या क्या मिल रही है, वो भी एक बार बताइए। फैसिलिटी तो वो भी आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक क्वार्टर मिलता है ना रहने के लिए, और गाड़ी अगर उस तरह का आपका काम है तो, जैसे फील्ड का काम है तो उसके लिए, जैसे मेरे मामले में अब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और मेरे ऊपर है जॉइंट डायरेक्टर जो कि संभाग को देखता है, उसके अंडर मैं हूँ। तो असल में जॉइंट डायरेक्टर के नाम पर गाड़ी जो है अलॉट है, वो मुझे अलाउ कर सकता है कि आप इस जगह पे निरीक्षण के लिए जाएं, है ना। अगर मंडी सचिव है, उसके मंडी में अगर गाड़ी है ना, मंडी जो गाड़ी क्रय करता है, गाड़ी है तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा है। तो डिप्टी कलेक्टर का जैसे फील्ड का काम होता है तो उसके लिए गाड़ी जरूरी है, तहसीलदार के लिए गाड़ी जरूरी है, तो उनको मिलता है जिस तरह का वर्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से। बाकी कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, अगर वर्क प्रोफाइल वैसा है नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगा, और अगर वर्क प्रोफाइल वैसा है तो मिलेगा। और सुविधा अगर मैं बताऊं तो ट्राइबल एरिया का वो अलाउंस मिलेगा आपको, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गए, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात चल रही है तो उससे रिलेटेड एक सवाल है कि इस पद पे रहते हुए आपको क्या क्या दबाव झेलने पड़ते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई प्रेशर रहता है? कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया तो बस बढ़िया राजा जॉब है, कोई चीज़ का दिक्कत ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, तो दबाव होता है या नहीं? अगर होता है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? सर ऐसा है कि हमारे विभाग का थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं, है ना। जो संभाग में जितना सचिव है वो लोग संभागीय कार्यालय में रिपोर्ट करते हैं, मेरे माध्यम से जॉइंट डायरेक्टर के पास जाता है, जॉइंट डायरेक्टर फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजता है। सचिव लोग भेजेंगे सारी जानकारी और मैं माध्यम हूँ, मैं चेक करूँगा। अगर नीचे से कोई टिप आया, मेरा जो अधीनस्थ कर्मचारी वो कुछ टिप लिखा है तो उसको मैं पढ़ूंगा और उस आधार पे मैं अपना टिप लिखूंगा और मैं भी फाइल को पढ़ूंगा अपने अनुभव के आधार पे, या जो भी कुछ मैं समझ रहा हूँ, फिर आगे अपने जॉइंट डायरेक्टर को भेजूंगा, वो जो समझेगा उस आधार पे फाइल को आगे बढ़ाएगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते मेरा काम को लेकर के दबाव मुझे बहुत कम है। जो सचिव होते हैं वो अपने मंडी के CEO होते हैं, काम का दबाव उनको ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी बनाते हैं और हमको भेजते हैं, तो उनको दबाव ज़्यादा है। उनका मैं दबाव बताता हूँ। सबसे बड़ा तो ये सभी विभाग का है, पत्रकार जो है सबसे ज़्यादा दबाव डालते हैं। अच्छा। कि आप अगर सही तरीके से भी काम कर रहे हैं तो भी वो कहीं से कहीं नुक्स निकाल करके वो पेपर में डाल देते हैं, तो ये दबाव डालते हैं। ठीक है, व्यापारी भी अच्छे रसूखदार जो पहुँचे हुए व्यापारी होते हैं वो डालते हैं दबाव। पॉलिटिकल प्रेशर आता है उनको, है ना, और हमारे आदमी को काम दिलाओ ऐसा करके। तो हालांकि आप नियम कायदे से चलोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो मैं यही कहूँगा आप नियम से चलें, क्या ही करेंगे आप। एक ये होता है कि लोग क्या ट्रांसफ़र से डरते हैं, कोई नेता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। अगर आप ट्रांसफ़र से डर रहे हैं तो फिर आपका बिगाड़ सकता है ना। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रांसफ़र पे मत जाओ, है ना। जहाँ भी देगा सैलरी तो मिल रहा है ना, काम करेंगे, ये मानसिकता रखेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं। छुट्टी की कोई समस्या होती है आपको या आसानी से मिल जाता है? अगर एक्स्ट्रा नहीं, गवर्नमेंट छुट्टी तो मिलेगी, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए या कभी कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो किस तरीके से एप्लीकेशन देना पड़ता है, कितना मिलता है, क्या है उसका? छुट्टी तो सर भरपूर मिल सकता है। अधिकारी हैं तो फिर कोई बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का बात नहीं है। कर्मचारियों के लिए हम लोग दबाव बनाते हैं कि काम कौन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइपिंग उनको करना है, पूरा ड्राफ्टिंग हम डायरेक्ट करते हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनका काम ज़्यादा होता है ना, तो उनको हम छुट्टी देने में हिचकिचाते हैं या कम छुट्टी देते हैं। लेकिन अधिकारी के तौर पे छुट्टी पर्याप्त मिल जाता है, चाहे मंडी का सचिव हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, जॉइंट डायरेक्टर हो, सबको छुट्टी मिलने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने लगातार 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आपके अनुसार क्या होता है कि कई बच्चे तैयारी में जब आते हैं तो उनको कोई समय सीमा तय नहीं कि कब तक तैयारी करेंगे, और उनके पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं होता, क्योंकि वो लगातार 10 साल अपनी एज इसी में लगा देते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है, एक साधारण स्टूडेंट है,
उसको कब तक या कितने साल तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और कब उनको ऐसा नहीं हो रहा है तो कब मूव ऑन कर लेना चाहिए किसी दूसरे काम में, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सर मैक्सिमम जो है 3 साल आप देखो, है ना, 3 साल में कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख जाता है। आपका प्री निकलेगा या छोटा मोटा एग्जाम हो गया, किसी तरह का पटवारी हो गया, या कोई कर्मचारी क्लर्क लेवल का कोई एग्जाम हो गया, है ना, बैंक का तैयारी कर रहे तो उसका क्लर्क हो गया, ग्रामीण बैंक का कर रहे हैं उसका हो गया, या फिर कोई व्यापम का कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई ना कोई एग्जाम में आपको असर दिख जाएगा कि हाँ थोड़ा पास पहुंच गया था, कि अब 2-2.5 साल में दिख जाता है। 3 साल में भी अगर आपका कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं बोलूँगा कि 3 साल के बाद आपको कुछ और देखना चाहिए। लोग करते हैं 5 साल में भी सक्सेस पाते हैं। अब वो बड़ा सपना देख रहे हैं CGPSC या UPSC, तो मैं उनके बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर व्यापम में या इस तरह कोई एग्ज़ाम देख रहे हैं, या वनडे एग्ज़ाम के मामले में तो मैं ये कहूँगा कि 3 साल बहुत ज़्यादा होता है। 2 साल में भी हो जाता है, लेकिन मैं एक सामान्य औसत दर्जे का, जैसे मैं हूँ अपना जैसे मान रहा हूँ मैं, औसत दर्जे के हिसाब से 3 साल बहुत ज़्यादा होता है। 3 साल आप बर्बाद, एक तरह से नहीं हुआ तो वो बर्बाद है ना, अब नहीं कर पा रहे हैं तो। और ना हो तो क्या स्विच करना चाहिए, किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे कि ना हो तो प्लान बी क्या रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए? या 2 तरह के लोग होते हैं, उनका सब्जेक्ट में पकड़ है लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो उन लोग का क्या होता है, एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा होता है। टीचिंग लाइन में उनको जाना चाहिए, कोचिंग में संस्था में पढ़ाइए या खुद कहीं कोचिंग खोल लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो अनुभव है उनके पास 3 साल का, बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं, तो वो कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो कुछ बिजनेस लोन लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। सरकार अब बहुत सारा अलग अलग तरीके का लोन दे सकता है। पहले मुद्रा योजना चल रहा था, अब और भी 1-2 योजना आ गया, तो उसके आधार पे आप लोन लेकर के कोई बिजनेस छोटा मोटा डाल लो। छोटा से छोटा बिजनेस भी डालोगे ना, एक सामान्य सी बात जो कि बहुत छोटा लोग सोचते हैं, लेकिन मैं किसी कॉलेज या लाइब्रेरी के सामने आप चाय का दुकान भी खोल लिए, बहुत चलता है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने एक आदमी है जो छोटा सा खोला दुकान, अब 2 लाख के बाइक में घूमता है वो, तो कोई काम छोटा नहीं होता। ऐसे हम छोटा काम है सोच करके कहाँ चाय समोसा बेचते रहेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सब करो, सब कर सकते हो आप। जैसे कि अभी आप यंग एज में ही हैं, तो आप हमारे स्टूडेंट को ये बताइए, क्योंकि आपको देखकर हो सकता है कि कई बच्चा भविष्य में इसी पद के लिए तैयारी करे, तो इसमें प्रमोशन का क्या लेवल होते हैं और कैसे कैसे पद होते हैं, और प्रमोट होकर आप कहाँ तक जा सकते हो, वो एक बार बताइए। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ, मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर बनेगा डिप्टी डायरेक्टर, है ना, डिप्टी डायरेक्टर बनेगा जॉइंट डायरेक्टर बनेगा अपर डायरेक्टर, है ना, उसके बाद वो एडिशनल डायरेक्टर, जो कि अभी पद को हटा दिया गया है, उसके बाद वहाँ पर भी रुक जाता है ना, अपर संचालक लेवल में रुक जाता है वो चीज़। MD जो है वो एक IAS लेवल का पद होता है, उसका प्रभार के तौर पर जो अपर संचालक काम कर सकता है, लेकिन MD जो है वो एक IAS ही हो सकता है, सीनियर जो है वो बन सकता है। और इसी तरह का जो संचालक लेवल का होता है वो इसी तरह का प्रमोशन होता है। सचिव लोगों का कुछ अलग तरीके का होता है, वो आप लोग देख सकते हैं सेटअप में, अगर आप विभाग में जाएंगे वहाँ देख सकते हैं। तो प्रमोशन का एक और चीज़ मायने रखता है कि आपके ऊपर कितने लोग पहले से पदस्थ हैं, है ना। जैसे हमारे विभाग में बताऊं तो अभी 5 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो वो लोग कब रिटायर हो रहे हैं ये चीज़ भी मायने रखता है ना। तो उस आधार पे डिप्टी कलेक्टर लोगों का प्रमोशन इसलिए लेट से होता है क्योंकि वो पहले से ऊपर में लोग हैं, तो थोड़ा लेट होता है। और वैसे भी राजपत्रित अधिकारियों का प्रमोशन में थोड़ा सा लेट होता ही है, कम से कम 8-10 साल। ऐसे सब इंस्पेक्टर में भी कम से कम 8 साल 10 साल करेंगे काम, तब जाके आप TI बनेंगे, फिर उसके बाद DSP, ऐसा है। तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है, हमारे विभाग में जल्दी हो जाता है, ये विभाग पे अंतर होता है। आप जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? 2 फायदे उसके बताइए, 2 नुकसान भी बताइए। दोनों चीज़ें आपके क्या चीज़ लगता है आपको? फायदे, सबसे पहली बात तो सैलरी, दूसरा है सम्मान, 2 फायदा। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो सब जानते हैं। नुकसान ये है कि आप अब वो सामान्य इंसान नहीं रहे, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के चलना होता है। आपका एक्टिविटी, उससे आप लोग सीखते हैं, देखते हैं कि आपको थोड़ा संभल के रहना होता है ना। तो वो चीज़ है। दूसरा है दोस्ती यारी जो है वो थोड़ा सा कम होता है। आपके स्ट्रगलिंग दोस्त अब आपके साथ नहीं है ना। आप जब मिलोगे, आप फट से पैसा देने के लिए निकाल दोगे, तब उनको कहीं चुभता है कि यार ये कमा रहा है तो फिर शोबाजी कर रहा है, दिखावा कर रहा है। दिखावा कर रहा है।
तो ये चीज़ थोड़ा सा लगता है, तो वो दोस्त थोड़ा छोड़ते हैं, फिर विवाह के लोग दोस्त बनते हैं, ये है। तो दो नुकसान यही है। अब क्योंकि थोड़ा सा सीरियस अपना बातचीत हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको लाइटली करते हैं। थोड़ा सा हम रैपिड फायर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप छोटे से छोटा मतलब आंसर जो हो सके वो देंगे। पढ़ाई के मामले में सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है? पढ़ाई, प्रेशर। अगर टफर कौन सा है, किताबों की लड़ाई की जिंदगी की लड़ाई? जिंदगी का लड़ाई ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको फिर से स्टूडेंट बना दिया जाए तो आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं करूँगा, ये तो स्टूडेंट बना दिया जाए तो मैं जल्दी तैयारी करना चाहूँगा। हाँ, मैं थोड़ा लेट किया ये बोल सकता हूँ। तो कुछ थोड़ा आप जैसे भिलाई से आते हैं, भिलाई फेमस है अपने स्टील प्लांट के लिए, जो वर्ल्ड फेमस है। तो रविकांत किस लिए फेमस है? मैं डांस के लिए फेमस हूँ, पहला चीज़, और एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए फेमस हूँ, और एक और बड़ा अजीब सा है, लड़कियां दोस्त ज़्यादा हैं इसलिए फेमस है। क्योंकि सर सामान्य सी बात है, जो ज़्यादा पढ़ता है या ज़्यादा जिसके नंबर आते हैं उसके लड़कियां दोस्त बन जाती हैं। किताबों की लड़ाई ज़्यादा बड़ी है या जिंदगी की लड़ाई? हाँ, वो जिंदगी की लड़ाई सर ज़्यादा बड़ी है। अगर आप जाते जाते जो स्टूडेंट अभी तैयारी चालू कर रहे हैं या लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि वो मोटिवेट हो सके, तो थोड़ा संदेश दे दीजिए। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि आप कहीं से भी कितना भी मोटिवेशन ले लें, आपके अंदर से कितना मोटिवेशन आ रहा है ये मायने रखता है। मैं भी बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देख करके, जैसे विकास देवी कीर्ति सर हो गए और एक संदीप माहेश्वरी हो गए, ये लोग हो गए, और इस तरह का मैं मोटिवेशन वीडियो देखता था। लेकिन कहीं ना मैं ये चीज़ समझा हूँ सर कि ना, आपकी ये चीज़ अंदर से आना चाहिए। कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर दे, आप मोटिवेशनल कोट पढ़ेंगे, कोई वीडियो देख लेंगे, आधे एक घंटा तक एकदम फूल जाएंगे कि हाँ अब तो मैं एग्ज़ाम निकाल ही दूंगा। अब तो फिर मुश्किल से 1-2 दिन, हफ्ता भर चलेगा, फिर ख़त्म है। आप क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ को सोचेंगे तो फिर आप कर पाएंगे। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि रिलैक्स रहना है। मेरा सफलता का सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहूँगा, तो मैं अपने मन को बहुत रिलैक्स रखता था। हालांकि घर से प्रेशर भी नहीं था, ये भी एक रीज़न है, लेकिन और भी बाहरी जो प्रेशर है, इससे मैं अपने आप को, ठीक है जस्ट चिल, है ना, ठीक है अभी नहीं हो रहा, बाद में होगा, अभी याद नहीं हुआ फिर से पढ़ूंगा तब याद होगा, इस टेस्ट में कम नंबर आया, अगले बार टेस्ट दिलाऊंगा तब ज़्यादा नंबर आ जाएगा, इस तरह से है। और थोड़ा कभी कभी हल्का फुल्का घूम लेना चाहिए, है ना, कभी कभी मूवीज़ देखो, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि एकदम उसको साधु बन जाओ, ऐसा नहीं है, साधु बिल्कुल मत बनो। साधु बाबा बहुत सारे बैठे हैं लाइब्रेरी में। मैं ये कहूँगा कि सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जॉब लग गया, अब आप जब सामान्य सबसे मिलोगे तो आप एक भोंदू बच्चा हो जाओगे कि हाँ जो पढ़ाई वढ़ाई किया, नौकरी लग गया, आप कुछ जानता नहीं। दुनियादारी सब पता होना चाहिए, सही गलत, है ना, उसके साथ में चलो, सब संतुलन बना करके एवरेज रहो सब चीज़ों में। ये हम क्योंकि लगातार इंटरव्यू अभी कर रहे हैं, जो सेलेक्ट हुए हमारी संस्था से बच्चे, हर बार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, जितने भी टॉपर से हमने बात की, कि वो पढ़ाई के दौरान रिलैक्स जरूर रहते थे। हमने जितने भी टॉपर से बात की, सबका कहना ये है कि पढ़ाई के दौरान वो स्ट्रेस को हटाने की कोशिश करते थे, और वो अधिकतर यही बोलते हैं हम उस दौरान मूवी देख रहे थे। दूसरा चीज़ हमको ये समझ आ रहा है कि जो मोटिवेशन होता है, मतलब आप हो सकते हैं कि कोई काम चालू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़े देर के लिए वो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई के दौरान आपको सफलता दिलाएगी वो कंसिस्टेंसी होती है कि आप लगातार मेहनत करेंगे। तो कंसिस्टेंसी आपको किसी भी मुकाम में पहुंचाने में मदद करेगी, अंत तक वही लेकर जाती है। रवि जी से जो सीखने के लिए मिला है बहुत कुछ चीज़ें जो है, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि जो है आपको बड़ी मुकाम, अगर बड़ा मुकाम कोई हासिल करना है तो छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया था और क्वालिफाई किया था, इन्होंने छोड़ा उन चीज़ों को। कंसिस्टेंसी जो इन्होंने बताई कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है वो मेहनत करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी किया। इनके घर के माहौल जो है इनको काफ़ी सपोर्ट मिला, फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ों को आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इन्होंने प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस भी इनको करना पड़ा। तो हम जो है वो हमारी संस्था के साइड से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं रवि को कि आप जीवन में बहुत आगे भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें, और इस पद पे रहते हुए आप जो बेहतर कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए भी जो बेहतर कर सकते हैं, अपने से नीचे आर्थिक स्थिति में कमज़ोर लोगों के लिए भी जो बेहतर कर सकते हैं, वो आप इस पद पे रहते हुए करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी संस्था के साइड से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।